हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन 12th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जिसमें अपन लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अपने पास किसी भी तरीके का सिस्टम हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ मैटर हो, किस तरीके से वो सिस्टम अपना ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करता है, उसी पे ही अपन लोग डिटेल में यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। इस चैप्टर को नॉर्मली अपन 4 to 5 लेक्चर में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और जिसका लास्ट टॉपिक होगा वो अपन लोगों के पास होगा फोटो सेल। अगर अपन बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉन एमिशन ये अपना एक लेक्चर में कंप्लीट होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर एंड 5 लेक्चर। तो ये जो पूरा चैप्टर होता है ये अपना 5 लेक्चर में क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें अपन लोगों को थ्रू आउट एक ही बात करनी है, चाहे वो रेडिएशन की टर्म में बात करेंगे या फिर अपन लोग मैटर के टर्म में बात करेंगे कि किस तरीके से, चाहे वो रेडिएशन पे बात करें चाहे मैटर पे बात करें, अपन लोगों को वहां पे ड्यूअल नेचर पे ही क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ड्यूअल और नेचर से क्या मतलब है, तो उस पर अभी अपन लोग पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि सपोज अगर आपके पास रेडिएशन है, अगर सपोज आपके पास रेडिएशन है या फिर आप लोगों के पास मैटर है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रेडिएशन हो या फिर मैटर हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रेडिएशन एंड मैटर अपना वेव नेचर शो करते हैं, और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ये अपना एक तरीके से पार्टिकल नेचर शो करते हैं, अपनी कणीय प्रकृति क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन अभी तक अपन लोग जो पढ़ते हुए आते हैं ना, वो थ्योरी क्या थी, नॉर्मल जो फिजिक्स चल रही थी अभी तक, उसमें क्या था, रेडिएशन। पहले रेडिएशन पे बात करते हैं। रेडिएशन मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो लाइट की अगर मैं सिंपल से बात करूं तो एनर्जी पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपन लोग इसको बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते थे अपन लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए यहाँ पे वेव्स वर्ड आ गया, तो इट मींस एक तरीके से यहाँ पे अपना कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा। और आपको याद हो, इस वेव नेचर के बेसिस पर ही अपन लोग यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, इंटरफेरेंस डिफाइन करते हैं एंड डिफ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। ये एक तरीके से वेव नेचर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये फेनोमेनन है जो एक तरीके से किसी भी सिस्टम के वेव नेचर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो अभी तक क्या थ्योरी चलती आ रही थी, अभी तक ये थ्योरी चलती आ रही थी कि जो रेडिएशन है ये एक तरीके से क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी अगर ट्रैवल करती है किसी भी स्पेस में, या स्पेस में अगर ट्रैवल करती है तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और इसी बेसिस पर अपन लोगों ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर रखा था, और जितना भी अपना थ्योरी बना था सारा वेव को लेके ही अपन लोगों ने रेडिएशन को क्या कर रखा था, एक्सप्लेन कर रखा था। इसी तरीके से अगर मैं मैटर पे बात करता हूं, मैटर एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, मैटर अपन लोगों के पास होता है एक तरीके से पार्टिकल। अब पार्टिकल है तो फिक्स है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपना पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। और पार्टिकल नेचर एक तरीके से किसका होता है, कॉलिजन का होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या करेगा, टक्कर करेगा, कॉलिजन करेगा। और जब ये कॉलिजन करते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। कि दो सिस्टम अगर आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो जब कॉलिजन पॉइंट टाइम होता है उस टाइम पर ये दो सिस्टम एक दूसरे के साथ एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो एनर्जी किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, सुपर इंपोज होती है, तो एक नई एनर्जी क्या कर लेती है, वहां पर जनरेट कर लेती है। तो यहां पर एक नई एनर्जी जनरेट हो जाती है, जबकि यहां पर एनर्जी का क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसफर होता है। तो दोनों थ्योरी बिल्कुल कि मैटर पार्टिकल, इट मींस पार्टिकल नेचर, रेडिएशन मींस लाइट मींस एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट मींस वेव नेचर, इट मींस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही अपने पास मॉडर्न फिजिक्स आया तो उसने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि नहीं कि अगर जो रेडिएशन है अगर वो अपना वेव नेचर रिप्रेजेंट कर सकता है तो वेव नेचर के साथ वो अपना पार्टिकल नेचर भी क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, बट एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। और इसी तरीके से अगर सपोज कोई मैटर है और अगर उसके वो अपना पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो एट अ पर्टिकुलर कंडीशन वो अपना कौन सा नेचर शो कर सकता है, वेव नेचर शो कर सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में अपन ये डिस्कस करेंगे कि अब ड्यूअल हो गया, एक नेचर ये, फर्स्ट नेचर ये और सेकंड नेचर ये, तो ड्यूअल नेचर हो गया ना। तो इस ड्यूअल नेचर पर ये अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि किस किस कंडीशन पे रेडिएशन अपने दोनों नेचर शो करेगा, पार्टिकल अपने दोनों नेचर शो करेगा। आई बात समझ में।
तो बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो अपन लोगों को उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में अपन लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अपन बेसिक टर्म्स पे क्या करते हैं, नॉर्मली डिस्कस करते हैं। उस बेसिक टर्म पर अपन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, अब आप देखिए फर्स्ट जो बेसिक टर्म है अपन बात करते हैं मटेरियल पे। ठीक, मटेरियल पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बात करूंगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अपन इस मटेरियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक पार्ट आप लोगों के पास होता है कंडक्टर, एक पार्ट आप लोगों के पास क्या होता है, कंडक्टर, जिसको नॉर्मली अपन अगर सिंपल सी बात करें तो अपन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, मेटल। और एक पार्ट अपन लोगों के पास होता है इंसुलेटर, एक पार्ट अपन लोगों के पास क्या होता है, इंसुलेटर। आप सबको पता होता है, पहले अपन कंडक्टर पर डिस्कस करते हैं। अपन सबको पता होता है कि अगर आप मेटल पे बात कर रहे हैं तो मेटल की अगर मैं बात करता हूं तो मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे बस में कि जो मेटल होता है उसके पास लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, अपन लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों के पास, अपन लोगों के पास आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस आप लोगों का इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, तो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो भी आप लोगों के पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि अब नॉर्मली क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है, इस पे चार्ज q1 इस पे चार्ज q2 है, तो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा F इक्वल टू कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा आप लोगों का फोर्स क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। तो जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली कंडक्टर के लिए, नॉर्मली वो क्या होते हैं आप लोगों के पास, एक तरीके से लूजली बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं आप लोगों के पास, लूजली बाउंडेड होते हैं विद न्यूक्लियस, लूजली बाउंडेड विद न्यूक्लियस। आई बात समझ में आप लोगों को। और ये रीजन होता है कि लूजली बाउंडेड होने की वजह से, लूजली बाउंडेड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में, पूरे मेटल में फ्रीली कहीं पर भी क्या कर सकता है, आप लोगों के पास मूव कर सकता है। जैसे कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी न किसी न्यूक्लियस का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने पास आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन पे ये पूरे सिस्टम में फ्रीली एट रूम टेम्परेचर, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी ये क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। लेकिन एनर्जी रूम टेम्परेचर पे इसके पास एनर्जी होती है, इसलिए ये पूरे सिस्टम में क्या करता है, मूव करता है। लेकिन इसके पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि ये इजीली इस सिस्टम को छोड़कर किधर निकल जाए, बाहर निकल जाए। इतना एनर्जी इसके पास नहीं होता है। बाई चांस अगर इसको एनर्जी मिल भी जाता है थोड़ा सा, तो नॉर्मली जैसे ये सिस्टम को छोड़ के बाहर निकलता है, तो जैसे सिस्टम को ये लीव करेगा, छोड़ेगा, आप देखो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी खुद की एनर्जी से या एट रूम टेम्परेचर पे सिस्टम छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन उसके पास इतना एनर्जी जरूर होता है कि उस सिस्टम में फ्रीली कहीं पर भी क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली, अपन यहां पर अगर एक बात भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ द पैटर्न। इट मीन जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में फ्रीली कहीं पर भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन उसके पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि सिस्टम छोड़कर बाहर आ जाए, कि वो सिस्टम छोड़कर बाहर आ जाए।
तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखते हैं कि जो मेटल होता है, जो अपने पास कंडक्टर होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, और ये सिस्टम में फ्रीली थ्रू आउट द न्यूक्लियस, वो थ्रू आउट द मैटर, वो पूरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आ रही बात समझ आप लोगों को? लेकिन ये चीज अगर मैं बात करता हूं किसके केस में, इंसुलेटर के केस में बात करता हूं। किसके केस में बात करता हूं मैं, इंसुलेटर के केस में बात करता हूं। ये बात मैं इंसुलेटर के केस में करता हूं। तो इंसुलेटर के केस में नॉर्मली क्या होता है, यहां पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही क्यों नहीं होते, क्योंकि जितने भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मली क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना, टाइटली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस। इट मींस इट कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव फ्रीली। इट मींस वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते लैटिस पे, लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन में। आई बात समझ आप लोगों को? तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे जो चीज चाहिए, मतलब मैं इंसुलेटर के थ्रू वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां पे जो यूज करूंगा आगे जाके, जो मटेरियल यूज करूंगा वो कौन सा मटेरियल यूज करूंगा, मैं कंडक्टर यूज करूंगा। इट मींस मैं क्या यूज करूंगा, मेटल यूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अरे बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे अपन थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं, तो अभी अपन लोगों ने बात करी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी तो नहीं होता है कि वो सिस्टम छोड़कर बाहर चला जाए, लेकिन हाँ उसके पास इतना एनर्जी होता है कि वो सिस्टम में फ्रीली कहीं पर भी क्या कर सकता है, पूरे सिस्टम में या पूरे मटेरियल में या पूरे मेटल में फ्रीली क्या करता रहता है, वो मूव करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन पर अब अपन जो सेकंड टर्म डिस्कस करते हैं वो आप लोगों के पास होता है वर्क फंक्शन। आप लोगों के पास होता है वर्क फंक्शन। इसको नॉर्मली बहुत सी बुक 5 नॉट से रिप्रेजेंट करती है और बहुत सी बुक इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करती है। अभी जो वर्क फंक्शन होता है नॉर्मली होता क्या है, अभी अपन लोगों ने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो अपन लोगों के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है, सिस्टम में फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकता है, लेकिन इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो सिस्टम छोड़ के बाहर चला जाए। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दूं, एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक, मैं उसको इतना एक्सटर्नल एनर्जी दे दूं कि वो न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक करके और कहां तक आ जाए, बाहर तक आ जाए। इट मींस सरफेस के बाहर तक आ जाए। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दूं कि वो सिस्टम से फ्री होके कहां तक आ जाए, एट सरफेस तक आ जाए। तो ऐसी कंडीशन पे वो मिनिमम जो एनर्जी होती है, उस मिनिमम एनर्जी को ही मैं एक तरीके से क्या बोलता हूं, वर्क फंक्शन बोलता हूं। तो नॉर्मली वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से बाहर लाने के लिए क्या होती है, आप लोगों के पास रिक्वायर्ड होती है। आइए बात समझ लो। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to make an electron free from the metal। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अपन लोगों को वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से अंदर से कहां तक लेके आ जाए, सरफेस तक लेके जाए, तो वो मिनिमम एनर्जी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, आप उस सिस्टम का वर्क फंक्शन होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अब मैं सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो एनर्जी और जो फोटोन, जो लाइट अपन डाल रहे हैं, जो रेडिएशन अपन लोगों ने यहां पर ये यूज करा है, जो रेडिएशन अपन लोगों ने यहां पर यूज करा है, अब आप सबको पता होता है कि रेडिएशन का जो एनर्जी अपन लोग लिखते हैं वो E = h न्यू लिखते हैं कि नहीं लिखते? अब मैंने इसको केवल इतना एनर्जी दिया है कि जितना एनर्जी इसने लिया उतना एनर्जी लेके यहां पर आ गया। इट मींस इतना एनर्जी इसके पास, जितना एनर्जी उतना एनर्जी में वो यहां से यहां तक आ गया, और वो किसके इक्वल हो गया, अपन लोगों के पास वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इसको एनर्जी की टर्म में लिखूं देन वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, h न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसी कंडीशन पर न्यू नॉट किसके इक्वल होता है आप लोगों के पास, c अपॉन में लैम्डा नॉट के इक्वल होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये जो फाई नॉट होता है ये आप लोगों के पास वर्क फंक्शन होता है, जिसको अपन लोग नॉर्मली कार्यफलन भी बोलते हैं, ठीक। जो न्यू नॉट होता है, इस न्यू नॉट को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस न्यू नॉट को अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। क्या बोलेंगे अपन इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। और जो ये लैम्डा नॉट होता है इसको अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं
तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दहली तरंग है। और जो h होता है, h ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है आप लोगों के पास, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.62 into 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकंड होता है। तो ऐसी कंडीशन पे वर्क फंक्शन आप लोगों के पास वो मिनिमम एनर्जी होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से कहां तक लेकर आने के लिए रिक्वायर्ड होता है, सरफेस तक लाने के लिए अपन लोगों को जरूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोग वर्क फंक्शन को फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, h नॉट इक्वल टू sc अपॉन में लैम्डा नॉट। और ये अपन लोग के पास एक तरीके से क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये अपन लोगों के पास एक तरीके से फाई नॉट क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। आई बात समझ, क्योंकि नॉर्मली वर्क फंक्शन एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक, देखना अब आप लोग, ठीक। तो अगर मेरे को कोई बोले कि इसका यूनिट, तो यूनिट अपन लोगों के पास इसका क्या हो जाएगा, एक यूनिट तो अपन लोगों के पास हो जाएगा जूल, जिसको नॉर्मली अपन किस में बोलेंगे, एसआई सिस्टम में बोलेंगे। एक अपन लोगों के पास हो जाएगा अर्ग, जिसको अपन लोग सीजीएस सिस्टम में बोलेंगे। और एक अपन लोगों के पास जिसको नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट बोलेंगे, ठीक है ना, जिसको अपन लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन इसको एक तरीके से क्या बोलेंगे, इसको अपन प्रैक्टिकल यूनिट बोलेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट। आई बस में, और आप सबको पता होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के आप लोगों के पास इक्वल होता है। आई बात समझ में आप लोगों के पास। तो ये एक तरीके से आप लोगों के पास वर्क फंक्शन का क्या हो गया, यूनिट हो गया। नेक्स्ट देखना अब आप लोग, नेक्स्ट देखिए, ठीक। अब अपन बात करें तो हर एक मेटल का या फिर हर एक मटेरियल का वर्क फंक्शन भी क्या होता है आप लोगों के पास अलग अलग होता है। लेकिन एक बार जिस मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स हो गया तो फिर वो आप लोगों के पास क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपन लोग सपोज मेरे पास कैल्शियम है, मेरे पास कैल्शियम है, ठीक, और एक मेरे पास है प्लेटिनम, एक मेरे पास है प्लेटिनम। अब जो मेरे पास प्लेटिनम का वर्क फंक्शन होता है वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि मेरे पास कैल्शियम का वर्क फंक्शन होता है 2. एक सेकंड देख लेते हैं, इसका जो वर्क फंक्शन अपन लोगों के पास होता है कैल्शियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप लोगों के पास इक्वल होता है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अब ये जो कैल्शियम है, ये आप एक तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये मिनिमम वर्क फंक्शन है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अरे बस में मतलब सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं तो जो कैल्शियम है वो अपन लोगों के पास बहुत इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अगर अपन उस पर क्या करते हैं, एक सफिशिएंट एनर्जी या फिर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर अपन उस पर इंसिडेंट करते हैं। और एक अपन लोगों के पास होता है प्लैटिनम, प्लैटिनम का जो वर्क फंक्शन होता है वो अपन लोगों के पास मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी तरीके से अपन और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन लोग, जैसे एल्काली मेटल, जो एल्काली मेटल्स होते हैं उनके लिए अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो उनके लिए वर्क फंक्शन और कम होता है। आई बस में, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, एक नॉर्मल छोटा अगर अपन बहुत स्मॉल अमाउंट का एनर्जी का फोटोन पे अगर उस पर इंसिडेंट करेंगे तो बहुत इजीली क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो जितना भी अपन लोगों के पास वर्क फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अपन एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट के लिए अपन लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली, बात कर ली। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग वर्क फंक्शन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट लेवल अपन आगे चलो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपन लोगों के पास है, हाँ बच्चों, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन पर, इलेक्ट्रॉन एमिशन पे। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए अगर अपन बात करते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब अपन क्या करेंगे, किसी भी मेटल से अपन इलेक्ट्रॉन का क्या करवाएंगे, एमिशन करवाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है तो इसको क्या करेंगे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिशन अगर अपन को किसी भी मेटल से या किसी भी मटेरियल से करवाना है
तो फैक्ट उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये एक्सटर्नल एनर्जी अपन डिफरेंट मेथड के थ्रू उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन को फोटो एनर्जी, इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी क्या कर सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे कि किसी भी मेटल से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उस इलेक्ट्रॉन को, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है मेटल में, उस इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से बाहर निकाल सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे इसमें मेरा जो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन। क्या बोलता हूं मैं उसको, थर्मियोनिक एमिशन। अब नाम से पता लग रहा है थर्मियोनिक एमिशन, इट मींस अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक मेटल है, कोई भी मेरे पास एक मेटल है, वो आपको पता होता है कि जो मेटल होता है, जो मटेरियल होता है, जो कंडक्टर होता है, अगर अपन एक रफ डेटा लें तो 1 मीटर क्यूब पर, इट मींस यूनिट वॉल्यूम पर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, अपन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन अपन वो सब तो शो कर सकते नहीं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो पूरे लैटिस में, ठीक है ना, जो पूरे मेटल में फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अरे बात समझा आप लोगों को, लेकिन इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि सिस्टम छोड़ के बाहर चला जाए। तो ऐसी कंडीशन पे सपोज मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से एक थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा। अब थर्मल एनर्जी तो मैं यहाँ पे नीचे बर्नर लगा देता हूँ, ठीक है ना, मैं इजीली किसी भी सिस्टम के थ्रू इसको थर्मल एनर्जी क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे ही थर्मल एनर्जी लेगा ये अपना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी अपने पास स्टोर कर लेगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से अपने बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके सिस्टम छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बाहर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलूंगा मैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी से बाहर आया। तो ऐसे कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके का जो एमिशन होता है, इस एमिशन को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। आई बस में, तो अगर इसको डिफाइन करें तो अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बाय सुटेबली हीटिंग, ठीक है, देन electrons come out from the matter। तो इस तरीके से अपन थर्मियोनिक एमिशन को क्या करते हैं, नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि उसको इतना एनर्जी दे दो कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम छोड़कर किधर की तरफ आ जाए, बाहर आ जाए। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी में अपन जो सेकंड प्रोसेस पे बात करते हैं, वो सेकंड प्रोसेस, अब इसके एग्जांपल भी हैं थर्मियोनिक एमिशन के, आप लोगों के पास एग्जांपल भी है, देखना। थर्मियोनिक एमिशन के अपन एग्जांपल पे भी बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन लोगों ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, इस तरीके से बहुत सारे अपन लोगों के पास, इलेक्ट्रॉन ट्यूब अपन लोगों के पास होता है। जो अपने पास पहले टीवी आती थी, पिक्चर ट्यूब्स होती थी, वो बिल्कुल एज इट इज थर्मियोनिक एमिशन पे बेस्ड होती है, जिसमें पीछे इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो पुरानी टीवी आती थी अपन लोगों के पास, आजकल तो खैर एलईडी आती है जो दीवार पे फिक्स रहती है, लेकिन पहले देखते हो पीछे इतना बड़ा सा उसका पेट निकला हुआ होता था, पीछे एक बल्ब जलता था, तो वहां पे पूरे का पूरा एक ट्यूब होती थी, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती थी। तो उसके अंदर जैसे ही हीट होता था तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, एमिशन स्टार्ट होता था। पहले जो अपनी ट्यूबलाइट आती थी, एलईडी वाली ट्यूबलाइट में जो पहले ट्यूबलाइट आती थी, उनमें भी इस तरीके से यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फिलामेंट लगे होते हैं, इस तरीके से फिलामेंट लगे हुए होते हैं। और ये जो फिलामेंट होते हैं नॉर्मली अपन लोगों के पास एक तरीके से किसके बने हुए होते हैं, टंगस्टन के बने हुए होते हैं। अरे बात समझा आप लोगों को, ठीक। तो और इन पे एक तरीके से आप अगर सिंपल सी बात करें तो बेरियम की क्या होती है अपन लोगों के पास, बेरियम ऑक्साइड की क्या होती है अपन लोगों के पास, कोटिंग होती है, जिसमें अपन जरा से ही क्या करते हैं, नॉर्मली किसी बैटरी की या किसी भी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करके जैसे अपन इसमें एक स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो करते हैं तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, एमिशन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के अपने पास बहुत तरीके के प्रोसेस होते हैं, अपने बहुत जगह ये इलेक्ट्रॉन एमिशन अपन लोगों के क्या होता है, यूज होता है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इसी तरीके से अगर अपन एमिशन पे नेक्स्ट प्रोसेस पे बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस अपन लोगों के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। क्या है, जिसको अपन सिंपल सा अगर अपन बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में होता क्या है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। तो अगर आपने किसी भी मेटल पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ऐसी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मेटल। आई बात समझ? जैसे सपोज अपने पास दो प्लेट है इस तरीके से, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों के पास कितना है, 8। जैसे इस तरीके की प्लेट है, तो दो प्लेट ऐसे रखी हुई है, ठीक। अपन ने क्या करा, इसको एक हाई टर्मिनल की बैटरी से इस तरीके से यहां पर कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस एक हाई टर्मिनल की बैटरी है अपन लोगों के पास, ठीक। और इसके बीच में अपन लोगों ने एक फोटो सेंसिटिव मेटल रख दिया, सपोज कैल्शियम ही रख दिया, क्योंकि जिसका फंक्शन क्या है, मिनिमम है। अब फैक्ट से इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में आप लोगों के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। अब जैसे अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अपन लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं, वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास क्या जाएगा, एक तरीके से जनरेट हो जाएगा, जिसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 10⁸ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। अब जैसे एक हाई वोल्ट, अगर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वैसे इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सिस्टम छोड़ के किधर की तरफ आने लग जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे। तो इस तरीके का जो ये एमिशन होता है, इस तरीके के एमिशन को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, इस तरीके का एमिशन को अपन बोलते हैं फील्ड एमिशन। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो अपन लोगों के पास जो स्पार्किंग प्लग होता है, अपनी बाइक में लगा हुआ होता है, वो स्पार्किंग प्लग इसी पे क्या होता है, बेस्ड होता है। कभी भी आप लोग स्पार्किंग प्लग को देखना, तो जो स्पार्किंग प्लग होता है उसमें ऊपर की तरफ जहां पे जो सीधा सिरा होता है, उसका एंड होता है, उसमें देखना उन दोनों के बीच में एक छोटा सा बिल्कुल गैप होता है। और जैसे ही अपन लोग क्या करते हैं, किक मारते हैं, तो उसके बीच में स्पार्किंग होती है। तो एज इट इज वही वाली बात यहाँ पर होती है। तो स्पार्किंग प्लग के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आई बस में, तो इस तरीके से जो एमिशन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन बोलते हैं। आई बस में नेक्स्ट जो एमिशन है, जिसको अपन लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, डिटेल में अपन लोगों को इस पर क्या करनी है, बात करनी है। क्योंकि ये तो अपन लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जो नेक्स्ट अपन लोगों के पास मेथड है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, ये अपने पूरे चैप्टर में अपन लोगों के काम आने वाला है, जिसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन। फोटो एमिशन, फोटो एमिशन के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक मेटल है, कोई भी मेरे पास एक मेटल है, ठीक, उस मेटल में मेरे पास ये एक सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियस से आप लोगों के पास क्या है, लूजली बाउंडेड है, दुर्बल बंध से जुड़ा हुआ। तो अगर मैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक। या फिर सिंपल सी मैं बात बोलूं तो मैं इसको भी थोड़ी सी लाइट बोल सकता हूं, ठीक। या फिर अगर मैं बात बोलूं तो मैं इसको रेडिएशन बोल सकता हूं, इट मींस विकिरण बोल सकता हूं, ठीक। और मैंने मान लिया कि इस फोटोन का आप लोगों के पास एनर्जी कितना है, h एनर्जी। तो मैं इस मेटल पर एक सफिशिएंट, ठीक है ना, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं। जैसे ही फोटोन इस पर इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, न्यूक्लियस से अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सिस्टम से निकलकर बाहर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से मैं क्या बोलूंगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, क्योंकि किसकी वजह से एमिट हुआ है, एक तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो लाइट की वजह से एमिट हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से मैं क्या बोलूंगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। तो अगर मुझे किसी भी मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ऐसी कंडीशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर एक सफिशिएंट एनर्जी का या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल मतलब निश्चित आवृत्ति, सुटेबल फ्रीक्वेंसी है ना, रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट मतलब आपतित होना, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। तो
तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मेटल, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को ही यस पूरा फेनोमेना को ही अपन लोग आगे जाके बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मींस पीईई, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आई बात समझ में आप बेटा बाप लोगों को, ठीक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपन लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें अपन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिफाइन करा उस पर अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।